Hello and welcome dear students to Mathsville channel. I am MK Srivastav. You are watching a part of Basic to Higher Mathematics. बच्चों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने घटनाओं के संघ के बारे में देखा, घटनाओं के इंटरसेक्शन के बारे में देखा और घटनाओं का अंतर क्या होता है वो हम लोगों ने देखा। घटनाओं के संघ की प्रायिकता क्या होती है, घटनाओं के अंतर की प्रायिकता क्या होती है, घटनाओं के इंटरसेक्शन का क्या फार्मूला होता है, घटनाओं के इंटरसेक्शन की प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, हम इस पार्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि घटनाओं का यूनियन क्या होता है, लेकिन उससे पहले भी हम देख लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ए यूनियन बी, हम लोगों ने पढ़ा ए इंटरसेक्शन बी, हम लोगों ने पढ़ा ए अंतर बी। तो पढ़ते तो हैं ए यूनियन बी, हम इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, हम इसको पढ़ते हैं ए अंतर बी, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या लिखा रहेगा, क्वेश्चन में हमें क्या दिया जाएगा कि हम समझ जाएंगे कि हमें ए यूनियन बी का इस्तेमाल करना है। क्या लिखा रहेगा तो हम समझेंगे कि हमें ए इंटरसेक्शन बी का इस्तेमाल करना है। और इसी तरीके से बहुत सारे फार्मूले होते हैं, बहुत सारे नोटेशंस होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये भी एक सिंबल है। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा तो हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, इसके फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुछ नोटेशंस होते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया रहता है तो हम किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, किस फार्मूले का यूज़ करते हैं, उसको देखते हैं। हम ये समझते हैं कि जो यू होता है यूनियन, यूनियन का इस्तेमाल या के लिए किया जाता है। अगर क्वेश्चन में या दिया होता है तो हम यूनियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन में अगर और दिया है तो हम इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य हमारा ये है कि क्वेश्चन में या दिया है तो यूनियन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर और शब्द दिया है, दो घटनाओं के बीच में अगर और शब्द दिया है तो हम इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर दो घटनाओं के बीच में या शब्द का इस्तेमाल किया तो यूनियन का प्रयोग करेंगे, और अगर दो घटनाओं के बीच में और शब्द का प्रयोग कर देता है तो हम इंटरसेक्शन का प्रयोग करते हैं। अब इस यूनियन और इंटरसेक्शन से बनने वाले कुछ और भी सिंबल्स हैं, हम उनको देखते हैं। तो जैसे लिखा है ए यूनियन बी, फर्स्ट ये है कि क्वेश्चन में हम ए यूनियन बी का इस्तेमाल करते हैं। किस कंडीशन में हम ए यूनियन बी का इस्तेमाल करते हैं? अगर क्वेश्चन में लिखा है कि घटना ए घटित हो या घटना बी घटित हो, घटना ए घटित हो या घटना बी घटित हो, अगर इस टाइप से दिया है तो हम ए यूनियन बी का इस्तेमाल करेंगे। वो ये भी कह सकता है कि या तो घटना ए घटित हो या घटना बी घटित हो। ऐसे भी वो कह सकता है कि या तो घटना ए घटित हो या घटना बी घटित हो। इसको एक और तरीका है कहने का, वो कह सकता है कि कम से कम एक घटना घटित हो, कम से कम एक घटना घटित हो। या वो इस तरीके से कह सकता है कि ए और बी में से, ए और बी में से कम एक घटना घटित हो। तो अगर वो इस तरीके के लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है तो हम ए यूनियन बी का प्रयोग करते हैं। सेकंड, अभी तो हमने देखा कि ए यूनियन बी यानी कि ए और बी का यूनियन हमने लिया। इस बार हम इस पर डैश लगाएंगे और इसको खाली छोड़ देंगे, यानी कि ए डैश यूनियन बी। तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे हमने आपको बताया कि यूनियन के लिए
या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरसेक्शन के लिए और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही जब डैश लगेगा तो डैश के लिए हम न शब्द का इस्तेमाल करेंगे, न। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ए डैश यूनियन बी, तो या तो देखिए इस तरीके से, या तो घटना ए घटित, इसमें ए है तो हो, और इसमें ए डैश है तो ना हो। यानी कि या तो घटना ए घटित ना हो या घटना बी घटित हो, घटना बी घटित हो। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए कि, तो हमने देखा कि ए डैश यूनियन बी का मतलब हुआ कि या तो घटना ए घटित ना हो या घटना बी घटित हो। अगर इसमें हमने देखा कि किसी पर भी डैश नहीं लगा है, इसमें हमने देखा कि ए पर डैश लगा है। अब क्या करते हैं कि इस ए से डैश को हटा देते हैं और बी पर डैश लगा देते हैं। जब हम बी पर डैश लगा देंगे तो ये हो जाएगा कि या तो घटना ए घटित हो, अब घटना ए घटित होगी, या घटना बी घटित ना हो। जिस पर डैश लगेगा वो घटना घटित नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ दोनों पर डैश लगा देते हैं तो ये हो जाएगा या तो घटना ए घटित ना हो या घटना बी घटित ना हो। इस तरीके से हम डैश का मतलब घटना का घटित नहीं होना होता है। ये हमने देखा यूनियन का केस। ठीक इसी तरीके से इंटरसेक्शन का केस होता है, लेकिन इंटरसेक्शन में और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, इसके बारे में चर्चा करें तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रयोग हम कब करते हैं? क्वेश्चन में क्या दिया होने पर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि घटना ए घटित हो, ए का मतलब घटना ए घटित हो, और इंटरसेक्शन है तो हम और शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर घटना बी घटित हो, घटना बी घटित हो। तो ये सेंटेंस क्वेश्चन में दिया होने पर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का प्रयोग करेंगे। इसी सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि घटना ए तथा बी दोनों घटित हो। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि घटना ए तथा बी दोनों घटित हो। इन दोनों केसेस में हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ए पे डैश दिया हो और बी पे डैश ना दिया हो, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? तो इसका प्रयोग हम करेंगे जब ना तो घटना ए घटित हो, घटना ए घटित ना हो, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ, और घटना बी घटित हो, मतलब घटना ए घटित ना हो और घटना बी घटित हो। तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए दोनों पर डैश दे दिया तो हम कहते हैं कि घटना ए घटित ना हो और घटना बी घटित ना हो, या तो कहें घटना ए तथा घटना बी दोनों घटित ना हो। इस तरीके से अब आप बात को समझ गए होंगे कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है। अब जब इसका यूज़ हम क्वेश्चन में करेंगे, क्वेश्चन के सेंटेंस को देखेंगे
तो हम समझ जाएंगे कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी की, कि ए यूनियन बी की, कि ए डैश इंटरसेक्शन बी की, कि ए अंतर बी की। किसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, किसका फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, उस बात को हम बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। समुच्चय सिद्धांत में हम जानते हैं कि अगर ए और बी दो समुच्चय हैं और इन दोनों समुच्चयों का यूनियन लिया जाता है, इन दोनों समुच्चयों का संघ लिया जाता है, तो हम ये जानते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। इस फार्मूले को हम जानते हैं, समुच्चय सिद्धांत में इस फार्मूले को हम पढ़ चुके हैं। अब इसी दोनों समुच्चयों को, जो समुच्चय ए समुच्चय बी है, प्रायिकता के केस में इन दोनों समुच्चयों को हम घटना कह देते हैं। ये घटना ए हो जाता है और ये घटना बी हो जाती है। तब उस केस में इस n की जगह अगर p कर दिया जाए तो ये बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसी को हम कहते हैं दो घटनाओं के संघ का योग प्रमेय, यानी कि दो घटनाओं का यूनियन ले लेते हैं। दो घटनाओं के यूनियन की प्रायिकता को ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है उसी को हम दो घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय कहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रायिकता, दो घटनाओं के प्रायिकता का योग प्रमेय क्या होता है। घटनाओं के प्रायिकता का योग प्रमेय कहता है कि यदि ए और बी किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित दो घटनाएं हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो बस इसी को हम प्रायिकता का योग प्रमेय कहते हैं। वो होता है कि यदि ए तथा बी किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबद्ध दो घटनाएं हों तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसी को हम कहते हैं प्रायिकता का योग प्रमेय। दो घटनाओं की प्रायिकता का योग प्रमेय इसी को कहते हैं। इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। इसका प्रूफ ये कहता है कि हम जानते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम क्या करते हैं कि इसको ns से डिवाइड कर देते हैं, कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या से भाग दे देते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में ns से भाग देने पर, और जब इसको हम ns से भाग देते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, n a यूनियन b अपान ns इक्वल टू n a अपान ns प्लस n b अपान ns माइनस n a इंटरसेक्शन b अपान ns। और फिर n a यूनियन b अपान ns मिल के बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन b, और यहाँ से बन जाता है पी ए, यहाँ से बनता है पी बी, और यहाँ से बन जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो घटनाओं के प्रायिकता के योग प्रमेय को प्रूव किया। प्रायिकता के योग प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके फार्मूले को हमने सीख लिया है, लेकिन हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि हम कैसे पता करते हैं कि यहाँ पर हमें प्रायिकता के योग प्रमेय का इस्तेमाल करना है। तो हम आपको बता दें कि प्रायिकता के योग प्रमेय के प्रयोग की जो पहचान होती है वो क्या होती है। क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जब एक प्रयोग को एक बार किया जाता है
तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है, हमें मिलता है पहला कि एक प्रयोग केवल एक बार किया जाता है। एक प्रयोग केवल एक बार किया जाता है। इसके बाद दूसरा होता है नंबर 2 स्टेप, चेक करना आपको बता रहे हैं कैसे हम पहचानते हैं कि यहाँ पर हमें प्रायिकता के योग प्रमेय का इस्तेमाल करना है। तो उसकी पहचान होती है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें एक प्रयोग केवल एक बार किया जाएगा। अब उसकी दूसरी पहचान क्या होती है कि उसमें जो घटने वाली घटनाएं होती हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं। तो दूसरा स्टेप है कि घटने वाली घटनाएं एक से अधिक होती हैं। घटने वाली घटनाएं एक से अधिक होती हैं। तीसरा स्टेप ये होता है कि प्रत्येक घटना के बीच में या जिसकी इंग्लिश होती है और चाहे अथवा प्रत्येक घटना के बीच में या चाहे अथवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में अगर ये तीनों बातें हैं, क्वेश्चन में अगर ये तीनों स्टेप हमें मिलता है तो धड़ल्ले से हम प्रायिकता के योग प्रमेय का इस्तेमाल कर देते हैं। अब आइए इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन। प्रायिकता के योग प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि ए और बी दो घटनाएं हों जिनके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/3, तो पी बी इज इक्वल टू 1/2 हो तो पी ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आपको दे रखा है 5/6। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दिया है 5/6 और हम ये जानते हैं कि जिस फार्मूले की वैल्यू दे देता है उस फार्मूले को हमें पहले यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का इस्तेमाल करेंगे, इसके फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले को हम ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है 5/6 इक्वल टू पी ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि हमसे पूछ रहा है तो उसको हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दिया है 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/3 है, तो ये हो गया -1/3। अब यहाँ से हमें सिर्फ कैलकुलेशन कर देनी है। तो 5/6 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 2 3 6, 3 माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा। 5/6 इज इक्वल टू पी ए प्लस 1/6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं 5/6 माइनस 1/6
इक्वल टू पी ए, तो ये मिल जाएगा 4/6 इक्वल टू पी ए। और जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू मिलेगी 2/3, और ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था और बहुत से एग्ज़ाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायिकता के योग प्रमेय पर आधारित ये दूसरा क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में किसी प्रयोग को एक बार किया जाए, प्रयोग को केवल एक बार किया जाए और 2 या 3 घटनाएं घटित हों और उन घटनाओं के बीच में या चाहे अथवा शब्द का प्रयोग किया जाए, तो हम वहाँ पर प्रायिकता के योग प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें भी ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाल लिया जाता है। निकाला तो एक ही पत्ता जाता है और एक ही बार निकाला जाता है, लेकिन जो घटनाएं घटती हैं, जिन घटनाओं के बारे में इन्होंने चर्चा की है, वो घटनाएं अलग अलग हैं। एक घटना तो ये है कि पत्ता हुकुम का हो, हुकुम का पत्ता हो। दूसरी घटना इन्होंने चर्चा की कि वो इक्का हो और बीच में अथवा शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। तो यहाँ से ये बात कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पर हम प्रायिकता के योग प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। इस क्वेश्चन को पार्ट 12 में दूसरा मेथड से किया गया है। हम चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको प्रायिकता के योग प्रमेय की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए बताया जा रहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को प्रायिकता के योग प्रमेय से ही हम करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि एक पत्ता तो यादृच्छिक निकाला ही जाता है। हम ये जानते हैं कि जब 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिक खींचा जाएगा, तब वहाँ पर जो प्रदर्श समष्टि NS बनेगी उसकी वैल्यू 52 हो जाती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि NS की वैल्यू 52 हो जाएगी। अब जब हम पत्ते को खींचेंगे तो 2 टाइप की घटनाओं के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। पहला हुकुम का पत्ता हो, तो हुकुम का पत्ता हो या इक्का हो, उसको जब हम यहाँ लिखेंगे तो उसको हमें एक नाम देना पड़ेगा। उस घटना का एक नाम हमको देना पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि माना हुकुम का पत्ता आने की घटना ए तथा इक्का आने की घटना बी है। हम लिख सकते थे कि माना हुकुम का पत्ता निकालने की घटना ए तथा इक्का निकालने की घटना बी है, ऐसे भी हम लिख सकते थे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हुकुम के पत्ते के लिए, हुकुम के पत्ते के लिए NA की वैल्यू क्या होगी। ताश की गड्डी में हम हुकुम के पत्तों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हुकुम के पत्तों की जो संख्या होगी उसी को तो हम NA कहेंगे। और हम ये जानते हैं कि ताश के 52 पत्तों में कुल हुकुम के पत्तों की संख्या 13 होती है। तो NA की वैल्यू 13 हो जाएगी। और NA जब हमको मिल गया, NS तो हमारे पास पहले से ही है, तो हम निकाल सकते हैं PA। इसलिए PA इज इक्वल टू NA/NS, ये हो जाएगा 13/52। तो ये हो गया 13/52। अब हम इक्के
इक्के के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे इक्का के लिए, इक्के की घटना को हमने बी माना है, तो इक्के के लिए हम एन बी की वैल्यू क्या होगी। हम ये जानते हैं कि 52 ताश के पत्तों में 4 इक्के होते हैं, तो एन बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसलिए पी बी क्या होगा, पी बी इक्वल टू एन बी अपान एन एस। तो ये होगा एन बी की वैल्यू 4 अपान एन एस की वैल्यू 52। इस तरीके से हमने हुक्म का पत्ता और इक्का दोनों निकालने की प्रायिकता को हमने निकाल लिया। लेकिन क्या इन दोनों में कोई कॉमन पत्ता भी है? अगर हम हुक्म के पत्ते और 4 इक्के को देखें तो क्या दोनों में कोई पत्ता कॉमन भी आता है? तो हम ये देखते हैं कि हुक्म के पत्ते में हुक्म का इक्का आता है और जो 4 इक्के हम ले रहे हैं उसमें भी हुक्म का इक्का आता है, तो एक इक्का दोनों में कॉमन हो गया। तो जो ए इंटरसेक्शन बी हुआ उसका कार्डिनल नंबर 1 होगा। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि दोनों में एक इक्का कॉमन है। इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो वो हो जाएगी एन ए इंटरसेक्शन बी अपान एन एस, और ये हो जाएगा 1 अपान 52। तो इस तरीके से हम लोगों ने पी ए, पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी को निकाल लिया, जो कि जनरली निकलता चला जाता है। इन्होंने इसमें कहा कि प्रायिकता हमको बतानी है कि पत्ता हुक्म का है अथवा इक्का है। हमने आपको सिंबल में बताया है कि जब एक घटना अथवा दूसरी घटना के बारे में पूछा हो तो हम उसके यूनियन का प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का प्रयोग करेंगे, और वो भी किससे, प्रायिकता के योग प्रमेय से। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए प्रायिकता के योग प्रमेय से, प्रायिकता के योग प्रमेय से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसकी वैल्यूज को हम पुटअप कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा 13/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा 4/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/52। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 13 + 4 17, 17 - 1 16/52, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 4/13 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रायिकता के योग प्रमेय से सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन को हम एक ट्रिक से करते हैं, वेन आरेख से करते हैं, जो कि मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा और 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग वेन आरेख से करते हैं। तो वेन आरेख से करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि घटना फर्स्ट जो कि हुक्म का पत्ता है, हमने उस घटना को ए मान लिया, और घटना 2 है जिसमें कि इक्के के बारे में चर्चा की गई है, उस घटना को हमने बी मान लिया है। अब हम बनाते हैं एक प्रदर्श समष्टि। इस प्रदर्श समष्टि में हम 2 घटनाओं को बनाते हैं, घटना ए और घटना बी। ये घटना ए है और ये घटना बी है। ये जो बीच का पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि जो दोनों घटनाओं में शामिल होगा उसका कार्डिनल नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि हुक्म का पत्ता कुल 13 होता है, हुक्म के 13 पत्ते होते हैं और 4 इक्का होता है, और ये भी जानते हैं कि उन दोनों में कॉमन होता है, एक इक्का कॉमन होता है,
तो वो एक कॉमन पार्ट में आ गया। अब हुक्म का पत्ता 13 होता है, 13 में से एक तो कॉमन पार्ट में आ चुका है, तो बचा कितना? 12। फिर इक्के के बारे में चर्चा करते हैं। इक्का 4 होता है, 4 में से एक तो कॉमन पार्ट में आ गया, तो बचा 3, तो 3 यहाँ हो जाएगा। अब बहुत सीधा सा हो गया कि कुल ए यूनियन बी कितना हो गया, यही तो ए यूनियन बी होता है। 12 + 1 13, 13 + 1 16। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 12 + 1 + 3 अपॉन टोटल 52, ये हो जाएगा 16/52। और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 4/13 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रायिकता के योग प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि 30 कार्डों पर 1 से 30 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। क्वेश्चन में 30 कार्ड है। 30 कार्ड पर जैसे पहला कार्ड है तो पहले पर 1 लिखा है, दूसरे कार्ड पर 2 लिखा है। इस तरीके से एक कार्ड ये है तो इस पे 1 लिखा है, दूसरा कार्ड ये है इस पे 2 लिखा है। तो इस तरीके का सिस्टम है। और ये बढ़ते बढ़ते जब लास्ट कार्ड आता है तो लास्ट कार्ड पर 30 लिखा हुआ है। ये सिस्टम है इसका। अब ये कह रहे हैं कि यादृच्छिया एक कार्ड निकाला जाता है, एक कार्ड उसमें से निकाल लिया जाता है। तो हम ये जानते हैं कि जब हम एक कार्ड को निकालते हैं, अगर 52 पत्ते होते तो NS की वैल्यू 52 हो जाती, लेकिन यहाँ पर तो 30 कार्ड हैं, इसलिए NS की वैल्यू हो जाएगी 30। तो सीधे सीधे NS की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए कि उस पर अंकित संख्या 3 अथवा 5 से विभाज्य है। देखिए इसमें भी प्रयोग तो एक ही बार किया गया, पत्ता एक ही बार खींचा गया, लेकिन जो घटना घटी वो क्या है कि वो जो संख्या आएगी, जो कार्ड निकलेगा, कार्ड पर 3 से विभाज्य संख्या होगी अथवा 5 से विभाज्य संख्या होगी। यानी 2 घटनाएं घट रही हैं और दोनों घटनाओं के बीच में अथवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें प्रायिकता के योग प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो जब इसमें 2 घटनाएं घट रही तो हम मानेंगे कि माना इस 3 से विभाज्य संख्या को एक घटना मानेंगे और 5 से विभाज्य संख्या को दूसरी घटना हम मान लेते हैं। हम लिखेंगे माना 3 से विभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना ए है। 3 से विभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना को हमने ए मान लिया और 5 से विभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना बी है। 3 से विभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना को हमने ए मान लिया और 5 से विभाज्य प्राप्त होने की संख्या की घटना को हमने बी मान लिया। तो अब आप देखिए कि एन ए की वैल्यू क्या होगी। एन ए की वैल्यू माने 3 से विभाज्य, तो 1 से 30 के बीच में 3 से विभाज्य 10 संख्याएं होंगी, तो एन ए की वैल्यू 10। और एन बी की वैल्यू क्या होगी, 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी, 6 संख्याएं होंगी। 5, 10, 15, 20, 25, 30। ऐसे ही 3 के लिए भी है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ऐसी 10 संख्याएं हैं। तो एन ए की वैल्यू ये हो गई, एन बी की वैल्यू ये हो गई। अब हम ये देखते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी। एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो 3 से भी विभाज्य हो और 5 से भी विभाज्य हो, तो जो संख्या 3 से विभाज्य होगी और 5 से भी विभाज्य होगी,
तो वो 3 5 जा 15, 15 से भी विभाज्य होगी। तो 15 से विभाज्य कितनी संख्याएं होती हैं? 2 संख्याएं, 15 और 30। तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 हो गई। अब हम निकाल लेते हैं पी ए, पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू होगी एन ए अपान एन एस, ये हो जाएगा एन ए की वैल्यू 10 अपान 30। पी बी की वैल्यू हो जाएगी एन बी अपान एन एस, और ये हो जाएगा 6 अपान 30। और इसी तरीके से पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी एन ए इंटरसेक्शन बी अपान एन एस, और ये हो जाएगा 2 अपान 30। अब जब हमें पी ए, पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, तो अब हम प्रायिकता का योग प्रमेय लगा सकते हैं। प्रायिकता के योग प्रमेय से, प्रायिकता का योग प्रमेय क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुटअप कर देंगे इसमें हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 10 अपान 30 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 6 अपान 30 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 अपान 30। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6 16 माइनस 2 14, 14 अपान 30, और ये होगा 7 15। तो 7 अपान 15 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको वेन डायग्राम से करते तो ये मामला और भी ज़्यादा आसान हो जाता, और भी ज़्यादा आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते थे। अगर इसको वेन डायग्राम से किया जाए तो हम दो घटनाओं को बनाएंगे, घटना ए और घटना बी, और ये होगा हमारा प्रदर्श समष्टि। ये घटना ए हो गई और ये घटना बी हो गई। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पार्ट को भरते हैं। तो ए कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कुल बिंदुओं की संख्या हमें 2 मिली थी, और इस ए में कुल 10 नंबर मिले थे। 10 में से 2 तो ये निकल गया, तो 8 बचा इसमें। और फिर कार्डिनल नंबर ऑफ बी, इसमें हमें कुल मिला करके 6 संख्याएं 6 नंबर्स मिले थे। तो 6 में से 2 तो ये मिल गया, 4 बचा। तो अब आप देखिए कुल कितने नंबर हो गए? 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 14 अपान 30। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी अपान एन एस। और ए यूनियन बी क्या होता है? यही तो होता है ए यूनियन बी। और ये क्या है? 8 प्लस 2 प्लस 4 अपान 30 इक्वल टू 14 अपान 30। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 अपान 15 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जनरली हमने इस क्वेश्चन को आपको बता दिया है। मुख्य रूप से आपको प्रायिकता का योग प्रमेय समझना है, और उस पर बेस्ड इस क्वेश्चन को हमने उसी मेथड से सॉल्व किया है। जिस तरह से हम लोगों ने 2 घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय देखा, उसी तरीके से 3 घटनाओं के लिए भी प्रायिकता का योग प्रमेय होता है। और वो होता है कि यदि ए, बी और सी किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित 3 घटनाएं हों, तब पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है 3 घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय।
इसी को हम तीन घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। इतना लंबा ये फार्मूला थोड़ा सा इतना लंबा है कि इसको याद करना बहुत कठिन तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा है। लेकिन इसके कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। इसके कंसेप्ट को हम वेन आरेख से समझ लेते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया। अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करें, तो हमें मिलता है कि ये एक सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस में तीन घटनाएं हैं। ये घटना ए है और ये घटना बी हो गई और ये घटना सी हो गई, ए बी सी। अब इसमें देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है। आप प्रोबेबिलिटी को छोड़ दीजिए, इस प्रोबेबिलिटी को आप एक सेट की तरह कंसीडर कर लीजिए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, हम जानते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी ये पार्ट होता है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये है और सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये हो गया। तो यूनियन क्या है, ये पार्ट, इस शेडेड पार्ट को हम ए यूनियन बी यूनियन सी कहते हैं। इस पार्ट को ए यूनियन बी यूनियन सी कहते हैं। तो इसी के हिसाब से हमें इतना ही पार्ट लेना है। तो अब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। इसमें देखिए इस पार्ट में पूरा पूरा ए आ रहा है, पूरा पूरा बी आ रहा है और पूरा पूरा सी भी आ रहा है। तो इसीलिए जब इसके फॉर्मूले को क्रिएट किया गया तो ये कहा गया कि पी ए। तो पी ए में क्या हो गया, पी ए में ये हो गया, ये देखिए इतना पार्ट है ये। तो इसका ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये चार रीजन हैं जो कि इस ए में आते हैं। ठीक, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करते हैं। तो सेट बी में भी सेट बी में भी 1 2 3 4 ये 4 रीजन आते हैं। तो इसको भी हमने टिक कर दिया। ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन और ये रीजन, ये बी में हो गया। अब हम सी की बात करते हैं। तो सी में भी कुल मिलाकर के 4 रीजन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो इन चारों को हम टिक कर देते हैं, 1 2 3 4, ये हमने ले लिया। तो अब ये पूरा हो गया। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो ये पार्ट है, ये पार्ट तो 2 बार आ गया, ये पार्ट 2 बार आ गया, ये पार्ट 2 बार आ गया। तो जो 2 बार है उसको एक एक बार हम रिमूव कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी कहाँ से कहाँ तक है, ए इंटरसेक्शन बी का ये पार्ट है। तो इस पार्ट में 2 रीजन आते हैं, एक रीजन ये और एक रीजन ये। तो एक बार ये निकल गया, क्रॉस कर दिया हमने, और एक बार ये भी निकल गया, इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। अब देखिए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये बी इंटरसेक्शन भी सी भी 2 बार आया है, ये देखिए 2 बार है। तो एक बार इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी का ये पार्ट है। इस पार्ट से हम एक एक बार इस रीजन और इस रीजन को रिमूव कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमने इस पार्ट को रिमूव कर दिया और एक इस दूसरे वाले पार्ट को हमने रिमूव कर दिया। फिर हम सी इंटरसेक्शन ए की बात करते हैं। इसमें देखिए सी इंटरसेक्शन में ये पार्ट आता है, ये पार्ट सी इंटरसेक्शन ए में आता है। तो एक एक बार हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। एक बार हमने इसको रिमूव कर दिया और फिर एक बार इसको भी रिमूव कर दिया, तो हो गया। अब आप देखिए हर रीजन एक एक बार आना चाहिए। ये पार्ट एक बार आया है, ये रीजन एक बार आया, ये देखिए ये रीजन एक बार आया,
फिर ये रीजन एक बार, ये वाला रीजन भी एक बार आया है, ये वाला रीजन एक बार आया, ये वाला रीजन एक बार टिक लगा है। देखिए इस रीजन में भी देखिए एक ही बार टिक लगा है, ये तो क्रॉस हो गया। लेकिन ये जो रीजन है, इस रीजन में एक भी टिक नहीं है, सब क्रॉस हो गए हैं, यानी ये पार्ट नहीं लिया गया है, ये ख़त्म हो गया है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस पार्ट को हम ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला पार्ट भी टिक हो जाएगा। अब आप इसको देखिए तो इसका हर पार्ट टिक्ड हो गया और ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके फार्मूले को देखा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीन घटनाओं के लिए प्रायिकता के योग प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि मान लीजिए तीन घटनाएं ए बी व सी इस प्रकार से है कि पी ए इज इक्वल टू 0.3, पी बी इज इक्वल टू 0.4, पी सी इज इक्वल टू 0.8, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.08 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.28, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0.09। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0.75, तब बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी किस संबंध को संतुष्ट करता है। ये संबंध यहाँ पर हमको दिया हुआ है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लेस और इक्वल टू का निशान लगा हुआ है और यहाँ पर तो एक ही तरफ से बाइंड है, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ये इधर से भी और इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी दोनों तरफ से बंधा हुआ है, दोनों तरफ से बाइंड है। तो कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन हमको निकालना है। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू दे रखा है, उसकी लिमिटेशन को दिया है और हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला होता है। दोनों बातें संतुष्ट हो रही हैं। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला भी होता है और इसकी वैल्यू भी दी है। तो सबसे पहले हम इसी के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0.75। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की जगह हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे और ग्रेटर और इक्वल टू 0.75 हम कर देंगे। सबकी वैल्यूज को हम पुटअप कर देते हैं। पी ए पी बी पी सी सबकी वैल्यूज को हम यहाँ से देख के पुटअप करते हैं। तो पी ए की वैल्यू 0.3 प्लस पी बी की वैल्यू 0.4 प्लस पी सी की वैल्यू 0.8 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.08 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू नहीं दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे और फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए यहाँ दिया है 0.28 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 0.09 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0.75। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। प्लस वाले को एक साथ ऐड कर देंगे और माइनस वाले को एक साथ ऐड कर देते हैं। तो ये 0.3 0.4 0.8 और ये इन चारों को हम ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 1.5009 1.59। यहाँ से हमें मिलेगा इट्स इम्प्लाइज 1.59। अब इस नेगेटिव को एक साथ ऐड करते हैं 0.08 0.28 तो ये हो जाएगा -0.36 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0.75। इसको एक बार और हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें दे देगा 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा 3, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा 2.1
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0.75। तो इस तरीके से यहाँ से हमें मिला 1.23 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0.75। हम इसको उस तरफ कर देते हैं और इसको इस तरफ कर देते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा इट्स इम्प्लाइज 1.23 माइनस 0.75 इज ग्रेटर आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और इसको हम सॉल्व करेंगे। 30 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 8, 1 में से 11 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा 4, तो 0.48 इज ग्रेटर आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। यानी हमें मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज लेस आर इक्वल टू 0.48। एक कंडीशन ये हमको मिल गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो कि हमें फाइंड करना था इज लेस आर इक्वल टू 0.48 है। लेकिन एक कंडीशन और बचती है कि जो हमने लगाया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0.75। तो जब वो 0.75 से बड़ा है, उसकी वैल्यू 0.75 से ज़्यादा है लेकिन 1 से तो कम होगा ना, वो कंडीशन हमने नहीं लगाई। तो इस बार हम उस कंडीशन को भी लगा देते हैं कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज लेस आर इक्वल टू 1 और इज लेस आर इक्वल टू 0, इसकी ये कंडीशन होती है। और यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की ये वैल्यू निकाली है 1 माइनस 2.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये उसी फार्मूले की वैल्यू है। तो यहाँ इस वैल्यू का यूज़ कर देते हैं। 0 इज लेस आर इक्वल टू 1.23 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज लेस आर इक्वल टू 1। इसको हमें हटाना है, तो यहाँ आ जाएगा दोनों सब में से, इस पार्ट में से, इस पार्ट में से 1.23 को हम माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ मिलेगा 0 माइनस 1.23 इज लेस आर इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज लेस आर इक्वल टू 1 माइनस 1.23 मिल जाएगा। फिर यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 1.23 इज लेस आर इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज लेस आर इक्वल टू माइनस 0.23। और अगर हम इसके नेगेटिव पार्ट में माइनस को हटाएंगे तो ये बन जाएगा 0.23 इज लेस आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज लेस आर इक्वल टू 1.23। ये इस टाइप से बन जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 0.23 से ज़्यादा होगी और 1.23 से कम होगी, और यहाँ हमें मिला इसकी वैल्यू 0.48 से कम होगी। तो इन दोनों को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर लेते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं और एग्जैक्ट आंसर हमको मिल जाता है। जब इस पार्ट को हम नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.48, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा और 0.48 लगभग यहाँ कहीं होगा 0.48। तो ये वैल्यू इधर यहाँ से हमको इस तरफ मिल जाएगी। और जब इस पार्ट को हम डिनोट करेंगे 0.23 से ज़्यादा, तो 0.23 यहाँ पर होगा कहीं, 0.23 से ज़्यादा होगा और 0.123 से 1.23 से छोटा होगा, तो 1.23 यहाँ कहीं होगा। तो ये पार्ट हमें मिलेगा। ये तो हमने देखा कि जो ये पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, यही इंटरसेक्टेड पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 0.23 से ज़्यादा होगी और 0.48 से कम होगी। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 0.23 से ज़्यादा होगी और 0.48 से कम होगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से प्रायिकता के पार्ट नंबर 15 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। इस पार्ट में स्पेशल रूप से आपको प्रायिकता के योग प्रमेय के बारे में बताया गया। इस पार्ट में आपको प्रायिकता के योग प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी बताए गए। प्रायिकता के योग प्रमेय पर आधारित आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आप उसको सॉल्व कीजिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ये रहा आपका होमवर्क। बच्चों, प्रायिकता का ये पार्ट अगर आपकी समझ में आता है तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मेरी ये दुआ है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खेलते रहें, साथ में पढ़ाई भी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।